हेलो एवरीवन। मैं आपका अपना दोस्त धर्मेंद्र कुमार। नीट 2024-2025 के लिए नया सेशन अपन ने स्टार्ट यहाँ से किया है और एक चैप्टर अपन ने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है। जो जुलाई टारगेट था उसको आज से अपन स्टार्ट कर रहे हैं और जो फर्स्ट चैप्टर है उसे यहाँ से डिस्कस किया जाए। फर्स्ट चैप्टर जो होगा वो कौन सा होगा मैं आपको पहले से ही बता चुका हूँ। द लिविंग वर्ल्ड चैप्टर अपन ने डिस्कस कर लिया था, जीव जगत अपन ने डिस्कस कर लिया था। उसके बाद में 12th क्लास का जो फर्स्ट चैप्टर है जीवों में जनन, रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म, उसे यहां से अपन डिस्कस करेंगे। क्यों करेंगे उसका रीजन भी मैंने आपको बता दिया है। रिलेट करके अपन को पढ़ना है बायो को, जिससे काम अपना क्या हो जाए, आसानी से हो जाए। ठीक है, तो जो सबसे फर्स्ट चैप्टर है रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म, जीवों में जन्म, यहां से अपन डिस्कस करेंगे। सब कुछ यहां से डिटेल से मैं आपको बता दूंगा। जो भी डायग्राम है, जो भी क्वेश्चन एनसीईआरटी में पूछे गए, सब कुछ आपको नोटबुक तैयार रखनी है और अपने नोट्स उसके अंदर बना लेने। इसके बाद में आपको एनसीईआरटी पढ़नी है। पहले आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है एनसीईआरटी। एनसीईआरटी का एक एक वर्ड, एक एक लाइन यहां से क्लियर करवा दी जाए। फिर भी अगर आपको कोई डाउट रहता है तो कमेंट सेक्शन आपके लिए खुले हुए हैं। कमेंट सेक्शन में कमेंट करके आप अपने डाउट पूछ सकते हैं। 100% आपके कमेंट का जवाब दिया जाए। तो अब स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए हुए। अपना जो नेक्स्ट चैप्टर है वो है, और वो कौन सा है, दी लिविंग बर्ड। ठीक है, सॉरी, रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म, जीवों में जनन। जीव क्या है इसके बारे में अपन ने लास्ट चैप्टर में बात की थी। लास्ट का मतलब जो 11th क्लास की एनसीईआरटी का पहला चैप्टर, जीव और निर्जीव की अपन ने बात की थी। कुछ डिफाइनिंग प्रॉपर्टीज, विशिष्ट अभिलक्षण के बारे में अपन ने बात की थी, जिसमें वृद्धि, जनन, उपापचय, कॉन्शियसनेस, ठीक है, वो सब अपन ने डिस्कस किया था। वृद्धि और जनन तो नहीं था उसके अंदर विशिष्ट अभिलक्षण में, लेकिन बाकी सब कुछ अपन ने डिस्कस किया था। जीव क्या है आपको पता है। जनन की बात कर रहे हैं, रिप्रोडक्शन की बात कर रहे हैं, जनन या प्रजनन इसे अपन कह सकते हैं। तो रिप्रोडक्शन टर्म का मीनिंग इस चैप्टर के अंदर आप समझेंगे बहुत अच्छे से। ठीक है, क्योंकि जो भी ऑर्गेनिज्म है, जो भी जीव है, उनको अपनी संतति, अपनी पीढ़ी चलाने के लिए संतति का वो फॉर्मेशन करते हैं। उसी पूरे प्रोसेस का जो मीनिंग होगा वो जनन से संबंधित होगा। अभी मैं जैविक जो परिभाषा है, बायोलॉजिकल डेफिनेशन है, वो नहीं बता रहा हूं, केवल आपको समझा। अपनी संतति को बनाए रखने के लिए जीव अपने समान जो संतति उत्पन्न करते हैं पीढ़ी को चलाए रखने के लिए, वो एक प्रकार से सिंपल सा जनन की डेफिनेशन अपन उसे कहते हैं। ठीक है, लेकिन बात करेंगे अपन साइंटिफिक डेफिनेशन की भी, वो आगे अपन देखेंगे। उससे पहले रिप्रोडक्शन की डेफिनेशन में आपको बताऊं, उससे पहले यहां पर जीवन काल एक टर्म आता है, जीवन काल, या जिसे अंग्रेजी में कहते हैं अपन लाइफ स्पैन। ठीक है, जीवन काल। जीवन काल क्या है, लाइफ स्पैन क्या है? बोले ये सब क्या बता रहे हो आप, ये तो काम की चीज नहीं है। बहुत जरूरी बात है, ये बहुत काम की चीज है। ठीक है, जीवन काल की बात करें तो किसी भी जीव की जो बर्थ होता है, जो जन्म होता है, वहां से लेकर उसकी जो प्राकृतिक मृत्यु है, उसके बीच का जो समय, उसके बीच का जो काल है, उसे अपन कहते हैं जीवन काल। प्राकृतिक ध्यान में आपको रखना, एक्सीडेंट से हो रहा है किसी का, 30 साल की उम्र में एक्सीडेंट हो रहा है, वो मृत्यु हो गई, तो वो उसका जीवन काल नहीं है। ठीक है, जीवन काल बर्थ टू नेचुरल डेथ के बीच का जो समय है उसे अपन कहते हैं जीवन। ठीक है, तो ये सबसे जरूरी बात है। इसके स्टेप देखेंगे तो वहां पर आपको समझ में आएगा कि जनन क्या है। तो यहां से लिख देते हैं अपन, जन्म से प्राकृतिक मृत्यु के बीच का काल, बीच का जो समय है, उसे ही अपन क्या कहते हैं, उसे ही अपन कहते हैं जीवन काल। सारी बात समझ। अब किसी भी जीव की बात करते हैं तो किसी भी जीव का लाइफ स्पान जो होता है, अलग अलग जीवों का अलग अलग होता है। 1 मिनट से लेकर हजारों साल तक किसी भी जीव का जीवन काल हो सकता है। ठीक है, तो सब में सेम नहीं होता, ये आपको सिंपल सा पता है। क्या हो सकता है, जीवन काल अलग अलग जीवों का अलग अलग यहां पर होता है। यहां जीवन काल की जो बात कर रहे हैं, उसकी टोटल जो स्टेज आती है वो 4 स्टेज आती है। 4 स्टेज ऑफ लाइफ स्पान, या जीवन काल की 4 जो अवस्थाएं हैं वो यहां पर आती है। सिंपल सी अंग्रेजी आपको समझ में आती है।
पहले जो स्टेप की बात करेंगे, जो पहला स्टेप आपके पास आएगा वो आएगा जुवेनाइलिटी, ठीक है, जिसे अपन कह सकते हैं हिंदी में किशोरावस्था। कौन सा? किशोरावस्था। जुवेनाइल फेज भी इसे कहते हैं, तो अंग्रेजी में भी लिख देता हूं जिससे काम आपका क्या हो जाए, आसान यहां पर हो जाए। दूसरा जो स्टेप यहां पर आता है, इनको मैं समझाऊंगा अभी क्या है ये। दूसरा जो आता है वो है परिपक्वता, जिसे अपन कहते हैं मैच्योरिटी, ठीक है, जिसे अपन कहते हैं मैच्योरिटी। फिर अपने पास आता है एजिंग, या जिसे अपन कहते हैं उम्र हो रही है, एक तरह से बुढ़ापे की ओर बात करेंगे, एजिंग, ठीक है, बुढ़ापा यहां पर कह सकते हैं इसे। और सबसे लास्ट में जो आता है वो अपने पास है डेथ या मृत्यु, ठीक है। तो ये मैंने आपको कितने स्टेप बताए हैं? स्टेप जो बताइए लाइफ स्पान के, जीवन काल के, वो चार बताइए। पहला है किशोरावस्था, जिसमें बर्थ से वो रिप्रोडक्शन करने का बीच का जो अवस्था होती है वो होती है किशोरावस्था। मेच्योर वो हो रहा है उससे पहले, ठीक है, बड़ा हो रहा है, उसमें चेंजेस हो। दूसरा जो स्टेप आता है, जो स्टेज आता है, वो आपके पास है मेच्योरिटी। अब वो परिपक्व हो सकता है, वो अपने समान संतति बना सकता है, वो है मेच्योरिटी, ठीक है, परिपक्वता, वो परिपक्व हो गए। जैसे मनुष्य की बात करें तो 13 से 14 साल की उम्र के बाद में स्पर्मेटोजेनेसिस, शुक्राणु जन्म और अंड जन्म हो जाता है, तो वो कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद में एजिंग, बुढ़ापा आता है। 50 से 55 साल की जो उम्र है उसके बाद में क्या होता है, एजिंग आता है। वो नहीं कर सकता, मेल तो कर सकता है लेकिन फीमेल वहां पर नहीं कर सकती, जैसे मनुष्य के एग्जाम्पल की क्या है। बाकी भी सब में ऐसा ही है, ठीक है। डिपेंड करेगा लाइफ स्पान पे, कोई 10 साल जी रहा है तो हो सकता है कि उसका जो बुढ़ापा है 5 के बाद में, 7 के बाद में, जो भी एजिंग की प्रोसेस की बात करें, ठीक है। तो अलग अलग जीवों में अलग अलग। सबसे लास्ट में क्या रहती है, मृत्यु हो जाती है। जो भी सेल है, जो मेटाबॉलिज्म है, उसकी एक्टिविटी वहां पर कम हो जाती है, सेल की मेटाबॉलिज्म कम हो जाता है, अंततः इसकी क्या जाती है, मृत्यु वहां पर हो जाती है। तो ये आपके पास क्या है, जीवों में जो जीवन काल है उसके 4 स्टेज है। उसमें से जो जुवेनाइल और जो मेच्योरिटी है, ये अगर आपको समझ में आ जाता है तो यहां से डेफिनेशन जो है रिप्रोडक्शन की वो आसानी से क्लियर हो जाए। आ रही बात समझ में? तो उस डेफिनेशन को अपन देखिए, उससे पहले जैसे मैंने अभी आपको बताया कि अलग अलग जीवों में क्या होता है, अलग अलग जीवन काल होता है। उन जीवन काल को यहां से अपन थोड़ा सा क्या कर लेते हैं, डिस्कस यहां से कर लेते हैं, जिससे अपना काम क्या हो जाए और आसान यहां से हो जाए। जो एनसीईआरटी है उसके आप देखेंगे डायग्राम 1.1 में, तो आपको कुछ एग्जांपल्स वहां पर मिल जाए, ठीक है, वहां पर आपको एग्जांपल्स मिल जाए। तो कुछ एग्जांपल्स की अगर अपन बात करें तो सिंपल सा, जैसे मैं लिख देता हूं बटरफ्लाई, ठीक है, तितली जिसे अपन कहते हैं। इतनी तो इंग्लिश चलेगी आपकी या नहीं चलेगी? इसका जो जीवन काल होता है वो लगभग 1 से 2 सप्ताह होता है, ठीक है। उसके बाद में फल मक्खी की अगर अपन बात करें, फ्रूट फ्लाई जिसे अपन कहते हैं, इसका जो जीवन काल होता है वो लगभग 2 से 3 सप्ताह होता है, ठीक है। अलग अलग बुक्स में आपको अलग अलग मिलेगा, लेकिन लगभग मैं बता रहा हूं आपको, ठीक है। उसके बाद में राइस जो प्लांट है, धान का जो पौधा है, वो आपके पास होता है 4 माह, देख भी सकते हैं अपने आसपास। गेहूं की बात करें, वीट की अगर अपन बात करें, तो ये भी आपके पास लगभग 4 से 5 माह इनका जीवन काल होता है। उसके बाद में ये जो भी फल मिलेंगे उसके बाद में ये खत्म यहां से हो जाएंगे। रोज की बात करते हैं, गुलाब की, तो इसका जीवन काल जो है वो लगभग आपको मिलेगा 10 साल, ठीक है, 10 साल। कौवे की बात करें, क्रो की अगर अपन बात करें, तो इसका जीवन काल आपको लगभग मिल जाएगा 15 साल। अब यहां से एक पॉइंट मैं बताऊंगा, ये जो जीवन काल लिख रहा हूं उसके बाद में, ठीक है। बनाना को अपन क्या कहते हैं हिंदी में? केला। तो इसका जो जीवन काल है वो लगभग आपको मिल जाएगा 20 से 25 साल। गाय का जीवन काल जो है वो भी आपको लगभग 25 साल के आसपास होता है। डॉग की बात करें, कुत्ते की अगर अपन बात करें, तो उसका जीवन काल भी लगभग 25 साल है, 20 से 25 साल। मगरमच्छ की बात करें, क्रोकोडाइल की अगर अपन बात करें, तो उसका जीवन काल लगभग 60 साल, ठीक है। घोड़े की बात करें तो घोड़े का जो जीवन काल है वो होता है 50 से 60 साल। हाथी
हाथी मेरे साथी, उसका जो जीवन काल होता है वो लगभग 60 से 70 साल। तोते की बात करते हैं, तोता, तो उसका जीवन काल लगभग 140 साल। सोचा नहीं होगा इंसान जो मरेगा उससे पहले, हाँ, तोते से पहले इंसान मर जाता है। ठीक है, टोर्टोइज की बात करें, कछुए की, तो इसका जीवन काल 100 से 150 साल। और बरगद की अगर अपन बात करेंगे तो बरगद का जो जीवन काल है वो लगभग आपको मिल जाएगा 200 से 300 साल। तो ये कुछ ऑर्गेनिज्म आपको बताए जा रहे हैं, कुछ एनिमल्स है, कुछ प्लांट्स है, जीव का जीवन काल आपको यहाँ से बताया जा रहा है। इनको ध्यान में रखना सिंपल सा, कभी भी छोटा सा एमसीक्यू देके पूछ सकता है कि इनका जीवन काल, में से तोते का जीवन काल कितना है या नहीं, क्योंकि एनसीईआरटी में कुछ जगह दे रखा है, कुछ जगह जो डायग्राम के पीछे छोड़ रखी है कि आपको पता करना है। तो ये लगभग जीवन काल जो है वो मैंने आपको बता दिया। इसका स्क्रीनशॉट आप चाहो तो ले सकते हो, नोट करना चाहो तब भी इसे नोट कर सकते हैं। ठीक है, अब यहां से एक चीज देखने को मिल रही है अपन को कि जो साइज है, किसी भी ऑर्गेनिज्म का साइज है उसके जीवन काल पर निर्भर नहीं है, मतलब जीवन काल जो उसके साइज पर निर्भर नहीं करता। जैसे आप देखेंगे तो यहां मैं देखूं, एक तो कौवा देखो आप, और तोता देखें, इनका लगभग क्या है साइज आप देखेंगे तो लगभग सेम ही है। लेकिन कौवे का जो जीवन काल 15 साल है और तोते का 150 साल के आसपास है। तो जीवन काल जो है वो निर्भर नहीं करता है उनके साइज पर, ये बहुत जरूरी है। ठीक है, आ रही बात समझ में? गेहूं को देखो आप 4 से 5 माह है और गुलाब को देखो 10 साल है। अरे बस सुन, तो सेम ऐसे ही अलग अलग आप देखेंगे तो अलग अलग जीवों का जो साइज है वो अलग अलग है, लेकिन जीवन काल भी अलग। ऐसा नहीं है कि कम साइज है तो वो उसका जीवन काल कम है। नहीं, ऐसा नहीं। ठीक है, तो ये आपको सिंपल सा ध्यान में रखना है, इसे स्टार मार करके बहुत अच्छे से आपको ध्यान में रखने की जरूरत है कि किसी भी जीव का जीवन काल वो निर्भर नहीं करता है किस पर, उसके आकार पर, उसके साइज पर। आ रही बात समझ में? वो निर्भर नहीं कर रहा है उसके आकार पर, उसके साइज पर। उसके बाद में नेक्स्ट बात करते हैं, तो सभी जीव की मृत्यु निश्चित है, ये यूनिवर्सल ट्रुथ एक्सेप्ट सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म। एक कोशिकीय के जीवों को अगर आप छोड़ दो तो बाकी समस्त जीवों की मृत्यु क्या है, निश्चित है। अब ये आपने अपवाद कैसे लेके आए सब इसको समझिए। तो यहां पहले, इससे पहले मैं लिख देता हूं आपको कि एक कोशिकीय के जीवों को या सभी जीवों की मृत्यु क्या है, निश्चित है। लेकिन अपवाद अपने पास क्या है, एक कोशिकीय जीव। क्या उनकी मृत्यु नहीं होती है? तो जवाब है होती है। तो फिर आपने इसके अंदर कैसे लिखा है, इसको आप समझो। एक कोशिकीय जीवों में जब अपन रिप्रोडक्शन के प्रकार पढ़ेंगे, प्रजनन के अपन प्रकार पढ़ेंगे, तो एक तो आएगा अलैंगिक और दूसरा आएगा लैंगिक। अलैंगिक में एक सिंगल ऑर्गेनिज्म होता है। जैसे लैंगिक की बात करते हैं उसमें दो होता है, एक नर और मादा कह सकते हैं अपन, जैसे मनुष्य होता है। लेकिन एक कोशिकीय जीव जो उसमें अलैंगिक होता है, वहां पर एक जो जीव है उसी से ही क्या होता है, उसकी जो आगे आने वाले ऑर्गेनिज्म है, नए जीव है, पुत्री कोशिकाएं, संतति जिसे अपन कहते हैं, आगे आने वाली पीढ़ी वो बन जाती है। ठीक है, वो सुचारू रहती है। तो यहाँ जब एक अपन पढ़ेंगे कि यहाँ एक कोशिकीय ये जीव है, इसमें क्या होगा, कोशिका विभाजन होगा, किसी भी प्रकार से हो सकता है, विभाजन अलग अलग होता है, अपन देखेंगे। तो ये आपके पास क्या है, पैतृक है, और ये आपके पास क्या है, पुत्री है। कोशिका विभाजन यहां पर हुआ है, क्या हुआ है, कोशिका विभाजन यहां पर हुआ है, सेल डिवीजन यहां पर हुआ है, और सेल डिवीजन ही यहां पर क्या करवा रहा है, एक से दो जीव का निर्माण करवा रहा है। ठीक है, तो इस प्रकार का जो रिप्रोडक्शन होता है उसे अपन क्या कहते हैं, अलैंगिक प्रकार का प्रजनन अपन कहते हैं। और यहां पर जो पुत्री और पैतृक कोशिकाएं होती है उसमें क्या होती है, समानता होती है। ये क्या है, जो पुत्री और पैतृक कोशिकाएं जो है या जो जीव है वो एक दूसरे से क्या है, समान होते हैं। चाहे उनका आकार हो, चाहे उनका इंटरनल स्ट्रक्चर हो, चाहे आनुवांशिकी हो, जेनेटिक्स की बात करें जेनेटिकली वो सेम होंगे, सब कुछ उसमें सेम होंगे। और इस ये जो सेम हो रहा है, समान यहाँ पर हो रहा है, इसी समानता को
बताने के लिए एक अपन टर्म यूज में लेते हैं क्लोन, मतलब जैसा ये है वैसा ही ये है। ठीक है, एक गया तो दो को छोड़ के चला, दो गए तो चार को छोड़ के चला, समान है एक दूसरे, कह नहीं सकते कि वो मरा या नहीं मरा। इसीलिए इसके लिए कहा गया है कि एक कोशि के जीवों को छोड़ करके बाकी सारे जीवों की मृत्यु क्या है, निश्चित है। ठीक है, यहां से ये जो कोशिका है वो भी खत्म हुई है, एक तरह से कहेंगे अपन, क्योंकि एक से दो बनी है, उसका अस्तित्व खत्म हो गया, लेकिन सेम है वो, 100% सेम है, ट्विन्स एक तरह से। ठीक है, इसीलिए इसे कहा गया है कि एक कोशि के जीवों की मृत्यु नहीं होती है। आरी बात समझ, ये क्लियर हो गया अब आपको। अब नेक्स्ट अपन चलते हैं कि रिप्रोडक्शन क्या है, प्रजनन क्या है, व्हाट इज रिप्रोडक्शन। तो प्रजनन की बात करेंगे, इंग्लिश में से लिखते अपन, इसको इंग्लिश में लिखना जरूरी है, रिप्रोडक्शन। सिंपल सा इसका मीनिंग है रिप्रोडक्शन का, अभी बहुत अच्छे से समझाते हैं। री का मतलब होता है बार बार, क्या होता है, री का मतलब होता है बार बार, अगेन। और प्रोडक्शन का मतलब होता है टू प्रोड्यूस, मतलब उत्पादन करना, बार बार उत्पादन करना। मैंने किया, आगे आने वाली संतति करेगी और उनकी संतति करेगी, तो वो प्रोसेस जो है वो प्रोजेक्ट, ये तो सिंपल सा समझाने के लिए मैंने आपको बोल दिया। तो रिप्रोडक्शन की बात करेंगे तो यह एक ऐसी प्रोसेस है जिसमें कोई भी जीव अपने समान, रिप्रोडक्शन एक ऐसी प्रोसेस है जिसमें कोई भी जीव अपने समान संतति का उत्पादन करता है, वो रिप्रोडक्शन है। रिप्रोडक्शन इज ए बायोलॉजिकल प्रोसेस, एक जैविक प्रक्रिया, क्योंकि जीवों के अंदर होगा, ठीक है, निर्जीव में नहीं होगा। रिप्रोडक्शन इज ए बायोलॉजिकल प्रोसेस इन विच ऑर्गेनिज्म गिव राइज टू यंग वन। यंग वन का मतलब बड़ा जो है उसका प्रोडक्शन वो करेगा, बड़ा इतना भी नहीं कि मनुष्य और मनुष्य पूरा हुआ, ठीक है, उसके समान। समझो इस डेफिनेशन को, रिप्रोडक्शन इज ए बायोलॉजिकल प्रोसेस इन विच ऑर्गेनिज्म गिव राइज टू यंग वन सिमिलर टू इटसेल्फ, जो आगे चलकर उसके समान हो जाए। बच्चा है, 9 महीने की प्रेगनेंसी, बच्चा पैदा हो, उसके बाद में आगे चलकर उसके समान हो जाए, सारे के सारे लक्षण उसके जैसे हो जाए, ठीक है, तो वो आपके पास क्या रिप्रोडक्शन है। तो जीवों का अपने समान संतति उत्पन्न करना ही क्या है, प्रजनन है। इसे ही अपन क्या कह सकते हैं, रिप्रोडक्शन। सारी बात समझ। रिप्रोडक्शन के पर्पस की बात करते हैं कि क्या क्या उद्देश्य है रिप्रोडक्शन के, तो छोटे से 2-3 पॉइंट मैं आपको बता देता हूं। उद्देश्य क्या है रिप्रोडक्शन के, तो रिप्रोडक्शन के उद्देश्य में सबसे पहला उद्देश्य जो आएगा वो आपके पास है जातियों की निरंतरता। क्या आएगा, जातियों की निरंतरता, कंटिन्यूटी ऑफ स्पीशीज। अगर रिप्रोडक्शन नहीं होगा तो आगे आने वाली जो पीढ़ियां हैं वो नहीं आएंगी, ठीक है, तो रिप्रोडक्शन जरूरी है कंटिन्यूटी ऑफ स्पीशीज, जातियों की निरंतरता के लिए। उसके बाद में नेक्स्ट जो आएगा वो आएगा विभिन्नताओं के लिए। नेक्स्ट जो उद्देश्य है वो क्या है, विभिन्नताएं। रिप्रोडक्शन का जो उद्देश्य वो क्या है, विभिन्नताएं हैं, ठीक है। जो भी रिप्रोडक्शन यहां पर हो रहा है, एसेक्सुअल को अगर अपन छोड़ दे, ठीक है, जन्म को छोड़ा तो लैंगिक में क्या होगा, विभिन्नताएं आएंगी जो जीव के लिए यूजफुल होती है, मोस्टली अधिकांश क्या होती है, यूजफुल होती है, जिससे वो एनवायरमेंट में सर्वाइव कर सके, जो भी डिफिकल्ट कंडीशन उसमें सर्वाइव कर सकते हैं। क्योंकि आगे जब आप पढ़ोगे तो क्रॉसिंग ओवर, जीन विनिमय, सेल डिवीजन, उस चैप्टर में सारा सब कुछ आप पढ़ लोगे, तो दिक्कत वाली बात नहीं है। तो वेरिएशन जरूरी है विकास के लिए, खुद विकास के लिए, ठीक है। दूसरा उद्देश्य ये आपके पास हो गया। तीसरा आपके पास आएगा लाइफ, जीवन की बात करेंगे। अगर रिप्रोडक्शन नहीं होगा तो अर्थ पर जो लाइफ है वो एग्जिस्ट नहीं करेगी, खत्म हो जाएगी। मैं मनुष्य हूं, मेरा जीवन काल 100 साल है, भगवान ने वरदान दे दिया तो 200 देगा, लेकिन रिप्रोडक्शन नहीं कर सकता, 200 साल बाद में क्या होगा, मनुष्य अब जाते ही खत्म, सेम ऐसे प्लांट एनिमल जो भी है सब कुछ खत्म हो जाएगा। अगर रिप्रोडक्शन नहीं होगा तो पृथ्वी पर जो अस्तित्व है जीवों का वो क्या हो जाएगा, खत्म यहां से हो जाएगा, ठीक है। आर यू सुन, ये उद्देश्य आपको सिंपल सा ध्यान में रखना है। नेक्स्ट बात करते हैं जो रिप्रोडक्शन के बेसिक फीचर है। बेसिक फीचर्स ऑफ रिप्रोडक्शन। इजी है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं।
ठीक है, बेसिक फीचर की बात करेंगे तो यहाँ पर सबसे पहले तो आपके पास क्या होगा, जो भी कोशिका विभाजन है, प्रोटीन संश्लेषण है, वो सारा सब कुछ आता है इसके अंदर, पूरी बायो एक तरह से, ठीक है, पूरी बायो इसके अंदर है, रिप्रोडक्शन नहीं होगी। तो यहाँ एक एक पॉइंट करके मैं लिख देता हूं, जैसे संश्लेषण होगा आरएनए, प्रोटीन, और दूसरे जो रसायन है का संश्लेषण। ठीक है, इजी सा पॉइंट है, कोई दिक्कत वाली बात इसके अंदर नहीं आई। ठीक है, डीएनए प्रतिकृतिकरण, जिसमें डीएनए अपने समान नया डीएनए बना होता है, वो डीएनए प्रतिकृति होता है। कोशिका विभाजन, सेल डिवीजन जिसे कहते हैं अपन, वो इसके अंदर होगा रिप्रोडक्शन से पहले। ठीक है, और जो रिप्रोडक्टिव यूनिट है, प्रजनन इकाई, उसका निर्माण, जैसे मनुष्य की बात करते हैं तो शुक्राणु और अंडाणु होता है। सेम अलग अलग जीवों में अलग अलग आपको देखने को मिल जाएगा, और उसके बाद में नए जीवों का निर्माण। आ रही बात सुन? तो ये आपके पास के बेसिक फीचर्स हैं, सिंपल से। डीएनए, दूसरे प्रोटीन वगैरह जो रसायन का संश्लेषण होगा, रिप्रोडक्टिव यूनिट बनेगा, अलग अलग जीवों के लिए वो अलग अलग यहाँ पर होती है। नेक्स्ट बात करते हैं टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन। क्या? टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन, प्रजनन के प्रकार। मेनली एनसीईआरटी में जो गिवन है वो आपको दो प्रकार दे रखा है। पहला जो प्रकार है वो है अलैंगिक, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इसे अपन कहते हैं, और जो दूसरा आपको दे रखा है वो है लैंगिक, जिसे अपन कहते हैं सेक्सुअल। ठीक है, अब इसको समझिए, जहां पर भी प्रकार बता रहे हैं, किसी भी प्रकार का क्लासिफिकेशन अपन कर रहे हैं, वर्गीकरण बता रहे हैं, तो कोई ना कोई तो क्या होगा, आधार तो होगा ही। बिना आधार के क्लासिफिकेशन या वर्गीकरण अपन नहीं कर सकते, प्रकार नहीं बता सकते। यहां जो अपना आधार है, यहां जो अपना आधार है वो है जीवों का इन्वॉल्वमेंट। आधार क्या है? जीवों का इन्वॉल्वमेंट। इन्वॉल्वमेंट मैंने क्यों लिखा है कि नंबर ऑफ ऑर्गेनिज्म कितने इसके अंदर इन्वॉल्व हैं, एक है या दो है, उसके आधार पर अपन ने क्या लिखा है, जो प्रजनन है उसके दो प्रकार बताए, अलैंगिक और लैंगिक। ठीक है, अलैंगिक और लैंगिक। तो दूसरा भी इससे आप समझ सकते हो, ए का मतलब होता है, ये जो बताया जा रहा है ए का मतलब होता है अनुपस्थित, और लैंगिक का मतलब जो लैंगिक संरचना है, लैंगिक स्ट्रक्चर्स की बात कर रहे हैं, सेक्सुअल स्ट्रक्चर्स की बात कर रहे हैं, जो पार्ट्स है वो यहाँ पर क्या है, अनुपस्थित, जबकि लैंगिक में क्या है, उपस्थित। ठीक है, तो दो पॉइंट्स आप समझ सकते हो इसके अंदर। ए लैंगिक में क्या होता है, एकल पैतृक होता है, और लैंगिक में कितने पैतृक होंगे, दो पैतृक होंगे। दो को ऐसे लिखते हैं हमारे साथ, ठीक है, दो पैतृक होंगे, नर और मादा। ठीक है, अलैंगिक में एकल पैतृक है और लैंगिक में दो पैतृक है। अलैंगिक में जो सेक्सुअल स्ट्रक्चर से एक तरह से वो अनुपस्थित होती है, और लैंगिक में उपस्थित होती है। आ रही बात समझ? ये सिंपल सा समझ में आता है आपको। और भी दूसरा जो मोड है, अलग अलग टाइप का जो रिप्रोडक्शन हो रहा है, यहाँ पर कुछ बेसिक फीचर पर भी निर्भर करता है। ठीक है, जैसे आपका जो स्ट्रक्चर वगैरह है, जीव की जो फिजियोलॉजी है, शारीरिकी है, कौन से आवास में वो रह रहे। ठीक है, तो ये फिजियोलॉजी या शारीरिकी अपन कह सकते हैं इसे, शारीरिकी, आवास, और यहां जो संरचना है पर भी निर्भर करेगा। क्या? प्रजनन। सेक्सुअल होगा या एसेक्सुअल। आरी बस अवेलेबिलिटी की बात करेंगे, रिसोर्सेज की, संसाधन उपलब्ध है या नहीं, वो सारा सब कुछ इसके अंदर आता है आवास। तो ये दो प्रकार है, एसेक्सुअल और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन आरी बस। तो यहां तक आज के सेशन में अपन कंप्लीट करेंगे। नेक्स्ट सेशन में एसेक्सुअल जो रिप्रोडक्शन है उसे भी खत्म कर देंगे, अलैंगिक जनन उसे अपन खत्म कर देंगे। आई होप ये आपको जो समझाया गया है बहुत अच्छे से आपको समझ में आ गया है। नोट करते हुए चलिएगा इनको, नोट नहीं करोगे तो फिर दिक्कत हो जाएगी। सीधा एनसीईआरटी पे अटेंड करोगे ना, तो एनसीईआरटी समझ में नहीं आती। एनसीईआरटी के बारे में कहते हैं कि माँ है, गीता है, पुराण है, सब कुछ नीट एस्पिरेंट की। अरे बच्चे, तो बहुत अच्छे से उसको समझना है, और समझने के लिए ये सेशन जरूरी है।
तो कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके आप पूछ सकते हो, नहीं हो तो इंस्टाग्राम पर, अच्छा डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हो। डाउट की पिक्चर आपको भेजनी है तो कमेंट में तो नहीं भेज सकते। डाउट की पिक्चर के लिए आप मुझे इंस्टाग्राम पर इस आईडी से सर्च करेंगे और वहां अपने डाउट की पिक्चर भेज सकते हैं, चाहे एनसीईआरटी हो, चाहे कोई दूसरा डाउट हो, मॉड्यूल MYDHARMEN, इससे आपको मिल जाएगा। नेक्स्ट सेशन में ए लैंगिक प्रजाति के साथ में मिलता है। थैंक यू, ऑल द वेरी बेस्ट, जय हिंद।